Hello students, this is Mohit Kumar. I'm working as PGT Geography in Kendriya Vidyalaya number 1 Pathankot. In this class, we will understand chapter number 1 of the book India, People and Economy. In last classes, we have already discussed 4 chapters of the book Fundamental of Human Geography. So let's start this chapter with in-depth analysis. Our first topic is phase of population growth. तो देखिए यहाँ पर 4 phases हैं. फर्स्ट है स्टेगनेंट और स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फोर्थ है हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन. तो अभी देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेट करेगा. आपको वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट बुक था, उसके 3rd चैप्टर में हमने पढ़ी थी द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वहाँ की ही बातें आएंगी. देखो वहाँ पर 3 स्टेजेस थी. फर्स्ट स्टेज थी स्टेडी स्टेज, स्टेगनेंट स्टेज थी, और सेकंड स्टेज वहाँ पर एक्सप्लोसिव स्टेज दिखाई गई थी, और थर्ड स्टेज जो थी वो लो बर्थ और लो डेथ रेट दिखाया गया था वहाँ पर. लेकिन ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम 4 फेजेस की बात करते हैं. तो देखिए नीचे हमें फेजेस पे चलते हैं. हम फर्स्ट फेज़ जो है हमारा फेज़ 1, तो ये जो फेज़ है वो 1901 और 1921 को रेफ़र करता है. और इसमें जो हमारी जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, वो क्या होती है, स्टेगनेंट होती है और स्टेशनरी होती है, यानी कि स्थिर होती है, रुकी होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा बढ़ रही होती है ना घट रही होती है. आपको जैसे पता था, हमने फर्स्ट स्टेज वहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखी थी, वहाँ पर क्या था, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. तो उसका मतलब क्या है कि हाई बर्थ, जितने ज़्यादा मतलब बर्थ हो रहे थे उतनी ही डेथ भी हो रही थी, तो इससे ना तो बढ़ रहा था ना घट रहा था. तो एक स्टेगनेंट स्टेज थी. तो इंडिया 1901 से लेकर 1921 तक इसी जो था इसी स्टेज में था, ठीक है. और since in this period growth rate was very low, even recording a negative growth rate during 1911 to 1921. देखो मतलब इस फेज़ में तो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी. और इवन हमने जो हमारी पॉपुलेशन जो है 1921 का जब सेंसस आया था, तो उसमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई थी, यानी कि माइनस में चली गई थी. तो देखो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा था हमारे बहुत सारा जो पीपल्स हैं, बहुत सारे जो हमारे जो लोग थे, वो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, उसमें शामिल हुए थे. और उसी दौरान जो है इकोनॉमिक रिसेशन भी आया था, और मतलब समस्याएं उस समय आई थी हमारे सामने. तो बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लो. तो वही बात है, हर बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, और जो हेल्थ फैसिलिटी थी, मेडिकल जो फैसिलिटी थी, वो क्या थी, वो बहुत लो थी. इलिटरेसी थी पीपल्स में, और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक necessities were largely responsible for a high birth and death rate in this period. और जो फूड का था वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, मतलब कुछ जो रिच पीपल्स हैं वहीं तक ही वो सीमित था, तो लिमिटेड वहीं तक ही किया गया था इसको. इसीलिए तो ये सारे कारण थे जो इस पीरियड में, जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, जो हमारा फर्स्ट फेज़ है, उसमें हमने स्टेगनेंट ग्रोथ और स्टेडी फेज़ को हमने देखा. तो उस समय पर स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी. सेकंड पे अब चलते हैं. सेकंड फेज़ जो था हमारा 1921 से 1951, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मॉर्टेलिटी रेट. अब इसमें क्या हुआ था, हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था, सैनिटेशन डेवलपमेंट हुआ था. तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होने के कारण हमारी मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, वो कम हो गई थी. At the same time, better transport and communication system improved distribution system. The crude birth rate remained high in this period, leading to a higher growth rate than the previous phase. तो इस समय पर जो था हमारा जो क्रूड बर्थ रेट था, तो वो अभी हाई बन रहा था, वो तेज़ी से बढ़ रही थी, मतलब उसमें इंक्रीज़ हो रहा था. और जो हमारे
जो कि हमारा जो फर्स्ट फेज़ था वहाँ पर भी बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर उसको मॉर्टेलिटी मैनेज कर ले रही थी। लेकिन यहाँ पर मॉर्टेलिटी क्या है, यहाँ पर मॉर्टेलिटी कम हो गई है क्योंकि सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक पॉपुलेशन में स्टेडी इंक्रीज़ हो रहा था, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। आप याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था कि जितना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी में जितना बर्थ रेट और डेथ रेट का जो लाइन था उसके बीच में जितना डिफरेंस बढ़ेगा, इट मीन्स पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी। तो ये वो स्टेज थी जब धीरे धीरे जो है डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ था बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। और द crude birth rate remained high in this period, leading to higher growth rate than the previous phase. This is impressive at the backdrop of great economic depression, 1920s and World War II। देखो एक किस्म से ये बहुत इम्प्रेसिव भी था क्योंकि देखो एक डिप्रेशन आ चुका था 1920s के डिकेड में, और इसके अलावा जो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हो चुका था। उसके बावजूद भी इस जो हमारी दशक है इसके अंदर हमको एक स्टडी इंक्रीज़ देखने को मिला 1921 से 1951 तक। ठीक है, तो इस पीरियड में हमको कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखने को मिला। लेकिन ये कौन सा फेज़ था, ये स्टडी इंक्रीज़ का फेज़ था। तो स्टडी इंक्रीज़ हुआ था इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो चलते हैं थर्ड फेज़ की ओर। द decades 1951 to 81 are referred to as the period of population explosion in India। तो देखो अब इस पीरियड में क्या हुआ था, इस पीरियड में जो बर्थ है और जो डेथ है उसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज कहते हैं। इन द मोर्टेलिटी रेट बट ए हाई फर्टिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इसमें क्या हुआ था, रैपिड फॉल हुआ था मोर्टेलिटी रेट में, लेकिन जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%। तो जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो अपने एक समय के सबसे हाईएस्ट लेवल पर थी, 2.2 पर थी। इट इज़ इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल एट लार्ज। देखो इसमें क्या हुआ था, 1947 के बाद जो है हमें जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद से जो है इंडियन जो पॉलिसीज़ थी, जो प्लानिंग थी, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, तो उन प्लानिंग की वजह से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई थी। तो ये जो स्टार्टिंग टाइम था इस समय पर, तो उस समय पर लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे और इम्प्रूवमेंट हो रहा था उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है। तो इसी वजह से जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज ए हाई नेचुरल इंक्रीज़ एंड हाइयर ग्रोथ रेट। इसलिए वहाँ पर हाई क्या था, नेचुरल इंक्रीज़ हो रहा था, हाई बर्थ रेट अपने आप हो रहा था, नेचुरली हो रहा था। बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो ये इंक्रीज़ तो चल ही रहा था, इंक्रीज़ तो हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो माइग्रेशन जो हो रहा था, जो भारत में जो बाहर से लोग आ रहे थे उनके कारण भी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे आपको पता है 1947 में जो हुआ था उसके बाद बहुत सारी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से इधर आई थी, और इसी तरह से तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे हाई ग्रोथ रेट के अंदर, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर आकर बस रहे थे और ये भी लोग जो है एक अपना हाई ग्रोथ रेट में जो है अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये हमारी जो थर्ड स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज। अब बात करते हैं फोर्थ फेज़ की। जो फोर्थ फेज़ है, देखो ये फेज़ जो है ये अभी हम देखो वहाँ पर तीन हमने जो डेमोग्राफिक जो तीन हमने लेवल देखे थे हमने, तो उसमें फर्स्ट लेवल था स्टेगनेंट का, सेकंड लेवल था इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक किस्म से, और थर्ड लेवल था जो दोबारा से स्टेगनेंट हो गया था। यानी कि उस समय पर देखो फर्स्ट में हाई बर्थ और हाई डेथ रेट था, सेकंड में हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हो गया था, और थर्ड स्टेज में क्या हो गया था, हाई लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हो गया था। तो वो था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। लेकिन हमारे यहाँ पर भारत के केस में ये चौथी स्टेज ऐसी है कि एक इस स्टेज में हमको पता चल गया था कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो अब घटने वाली है। तो हमको ऐसे साइंस मिल गए थे कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम होएगी इसके बाद से। तो इन द पोस्ट 1980 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रो रिमेन्ड हाई। तो अब देखो अब जितनी भी जो हमारी ग्रोथ रेट रही है, अगर हम बात करें 1981 से लेकर
वो अभी भी हाई ही है किस्म से। देखो आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी भी कम है, क्योंकि एक जो नेशनल एवरेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ रेट है जो, वो हाई है। भले वो आज 1.64 पर स्टैंड कर रही है, लेकिन फिर भी ये कंपैरेटिवली हाई है, जो कि वर्ल्ड की 0 पॉइंट समथिंग पर स्टैंड करती है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसके बाद क्या है, हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। देखो हाई रही है, इसमें कोई बात नहीं है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1918 के बाद भी जो है हाई रही है, लेकिन उसके अंदर साइंस से कुछ डिक्रीज़ होने के, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने के, तो वो धीरे धीरे घट रही थी। जैसे देखो 2.2% थी 1951 से 1981 के बीच में, हाईएस्ट 2.2 रही थी, तो इसके बाद से फिर घटकर 1.9 के आसपास हो गई थी 1991 में, और उसके बाद जो है फिर और घटी, और आज जो है 1.64 पर स्टैंड कर रही है। तो ये एक साइन था इसमें कि हमको दिख गया था कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। तो ये हमारे को साइंस मिल गए थे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड था डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो क्रूड बर्थ रेट से हमारे को दिखते हैं, क्योंकि देखो इसके लिए ज़रूरी क्या है समझना हमारे को, कि क्रूड बर्थ रेट जो था वो हमारा डाउन हो रहा था, और उसी की वजह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस स्टेज पर पहुंच गया था। दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। तो इसके पीछे भी बहुत से कारण रहे थे। इसमें कारण क्या क्या थे, एक तो हमारा जो मीन एज है एट मैरिज वो हमने बढ़ा दिया था, जो 18 साल था उसको हमने 21 साल कर दिया था, जो मेल के लिए है। और अभी फ़िलहाल बातें चल रही हैं कि फ़ीमेल के लिए भी 21 किया जाएगा और मेल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। अभी हो रहा है ऐसी बातें, लेकिन देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। बाकी आज के समय में जितनी पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है, तो उस समय पर ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले जो कारण रहे हैं कि एक मैरिज की जो एज है उसको बढ़ा दिया, उसके अलावा इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव किया, पर्टिकुलरली एजुकेशन जो है लोगों को दी गई उस समय पर। एजुकेशन देखो, जितना एजुकेटेड लोग होंगे वो अपना सोच के हर चीज़ करते हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट जो होती है कंपैरेटिवली जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनसे कम होती है। तो ये एक जनरलाइज पिक्चर है, देखा गया ऐसा। और उसमें भी फीमेल की जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। तो ये सभी कारण रहे थे कि जो हम इस स्टेज पर पहुँचे थे, जो हमारा फेज़ 4 आया था। तो ये 4 फेजेस रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। अब आगे देखते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री, एंड इट हैज़ बीन projected by World Development Report that population of India will touch 1350 million by 2025। तो ये प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 135 करोड़ या 1350 मिलियन हो जाएगी 2025 तक, और शायद ये उससे कुछ ना कुछ पहले ही हो जाए। देखते हैं क्या रहता है। This analysis done so far shows the average growth rate, but the country also has wide variation। देखो अब ये तो जो एनालिसिस जो हमने किया है ये एक एवरेज ग्रोथ रेट का है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जनरलाइज पिक्चर है। अगर हम इसमें लोकल एरिया में जाएंगे तो कुछ हमारे को अलग भी दिखने को मिलेगा। तो जनरलाइज पिक्चर क्या कहती है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और 1901 से 1921 के बीच में हमारा स्टेगनेंट रहा था। 1921 से 1951 के बीच में स्टेडी इंक्रीज़ हुआ था, और 1951 से 1981 के बीच में एक्सप्लोजन की स्टेज आई थी, और 1981 से प्रेजेंट तक हाई ग्रोथ तो रहा, लेकिन एक साइंस मिलते रहे थे स्लोइंग डाउन के। तो ये भी है। तो ये 4 फेजेज़ हैं, मैंने इनके नाम यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख सकते हो। अब आगे हम चलते हैं। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन। देखो अब वही बात आ गई है कि ये जो ऊपर जो फेजेज़ हमने देखे ये एवरेज ग्रोथ रेट के बेस के ऊपर है, लेकिन रीजनली अगर हम देखें, हम अगर और नीचे उतरेंगी तो अबाव पूरे इंडिया का हमने देख लिया ना। अगर हम नीचे आते हैं, एक रीजन के हिसाब से देखते हैं, तो हमें बहुत सारी वेरिएशन भी देखने को मिलती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में रीजनल वेरिएशन जो है वो बताते हैं अब इसमें क्या होता है।
तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 टू 2001 इन इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज शोज़ वेरी ऑब्वियस पैटर्न। तो एक बहुत स्पष्ट सा पैटर्न हमारे को दिखाई देता है, ऑब्वियस पैटर्न दिखाई देता है ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन 1991 से 2001 के बीच में। इसमें क्या दिखता है कि द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी एंड गोवा शोज़ अ लो रेट ऑफ ग्रोथ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। देखो यहाँ पर बात हो रही है डिकेडल ग्रोथ रेट की, दशकीय जो वृद्धि दर होती है। मैंने आपको बताया था उस क्लास में भी कि एक होती है एनुअल ग्रोथ रेट जो वार्षिक होती है, पर ईयर की होती है, उस हिसाब से हम निकालते हैं कि एक ईयर के हिसाब से। लेकिन एक होती है 10 साल की ग्रोथ रेट। तो 10 साल की जो ग्रोथ रेट होती है वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया शायद इसके बारे में, इसकी लास्ट क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि जो बेस ईयर होता है उसको प्रेजेंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन द बेस ईयर, तो उसके हिसाब से जो है हम इंटू 100 करके हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है वो 20% से कम रही है। अब देखो इसमें केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये वो कंट्रीज़ जहाँ पे लिटरेसी बहुत हाई है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पुदुचेरी है, गोवा है, इनमें लिटरेसी बहुत हाई है। देखो इसी कारण से वहाँ पर जो है बर्थ रेट जो है वो कम होता जा रहा है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है। इसीलिए वहाँ पर जो है जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 20% से नीचे है। तो आप कुछ ऐसे स्टेट्स को ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोच के अगर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आगे देखते हैं। A continuous belt of states from west to east in the northwest, north and north central parts of the country has relatively हाई ग्रोथ रेट देन द सदर्न स्टेट्स। अभी हमने जो ऊपर देखी वो सारी सदर्न स्टेट्स थी ऑलमोस्ट, गोवा है या फिर तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ये सारी सदर्न स्टेट्स थी। लेकिन अगर इससे बात करें हम नदर्न स्टेट की, अगर हम नदर्न स्टेट में वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो जितनी भी स्टेट्स आती है वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो रिलेटिवली क्या है, कम है, हाई है। ठीक है ना। अब वेस्ट टू ईस्ट कैसे जाएंगे, हम राजस्थान से चलते हैं, राजस्थान से हम चलेंगे तो राजस्थान से हम एमपी, यूपी और उसके बाद जो है हमारा बिहार, ऊपर भी अगर हम ले लें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो इस तरह से हम अगर वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं नॉर्थ के पोर्शन में तो वहाँ पर जो है जो हमारी जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, वो कंपैरेटिवली हाई है सदर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है। अगला है कंट्रीज़ इन द बेल्ट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड शोज़ एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट एज 20 to 25%। अब ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट मिलता है जिसमें से 20 से 25% के बीच में है, और वो जो सदर्न स्टेट्स थी वहाँ पर 20 से कम था, और यहाँ 20 से 25 के बीच में एक एवरेज जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो मिलता है। तो इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और पंजाब, हरियाणा है, यूपी है। जैसे अभी ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो ये सारी स्टेट्स आती हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो ये सब स्टेट्स कौन सी हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में लगभग क्या है, नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट दोनों आ गई हैं इसमें, नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट, उनके अंदर क्या मिलता है हमारे को, सदर्न रीजन से, सदर्न स्टेट से हाई मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखो हम ये आप क्या पढ़ रहे हो, ये आप रीजनल वेरिएशन पढ़ रहे हो, यानी कि अभी तक जो हमने 4 जो फेजेस देखे थे वो एक एवरेज, भारत का पूरा एवरेज बताया गया था कि भारत में एवरेज इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन अगर हम अब रीजनली जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कहीं सदर्न रीजन में जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट है वो लो है, जबकि अगर हम नॉर्दर्न स्टेट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिवली हाई है एवरेज जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है। अब ड्यूरिंग 2001 to 11 द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज हैव रजिस्टर्ड ए लोअर फिगर कंपेयर टू द डिकेड ऑफ 1991 to 2011। देखो अब ये जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी, अगर हम 2001 से 2011 के बीच में देखें तो हर स्टेट और हर यूटी में लगभग घटी है। 1-2 स्टेट एक्सेप्शनल होती हैं, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट जो है सभी की घटी है। 1-2 को छोड़ दें तो अगर सभी की घटी है, जो हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट है सभी स्टेट्स और सभी यूटीज़ की घटी है। तो द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स
अब जितनी 6 जो सबसे बड़ी हमारी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जो स्टेट्स हैं उनमें नाम आता है यूपी का, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, तमिलनाडु। इनमें भी क्या हुआ है, फॉल देखने को मिला है डिकेडल ग्रोथ रेट में 2001 से 2011 में, ठीक है ना। जो 2001 की सेंसस में था, जो आई थी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उससे जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी 2011 का जो सेंसस आया उसमें कम हुआ डेकेडल ग्रोथ रेट। अब द फॉल इन डेकेडल ग्रोथ रेट बीइंग द लोएस्ट फॉर आंध्र प्रदेश एंड हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र। अब जो फॉल हुआ, यानी कि जो डेकेडल ग्रोथ रेट जो कम हुआ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मतलब गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई, महाराष्ट्र में आई, और सबसे कम गिरावट कहाँ पर आई, आंध्र प्रदेश में आई। तो ये 3.5% है। ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम में फेस किया है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में नहीं, 12th में नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया था कि सबसे ज़्यादा गिरावट जो है किस स्टेट में आई थी डेकेडल ग्रोथ रेट में, तो महाराष्ट्र में आई थी। तो ये मेरा ऑप्शन में था और डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ था और एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में भी आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु 3.9% एंड पुदुचेरी 7.1% हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज इन डेकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001-2011 ओवर द प्रीवियस डिकेड। अब देखो, ये दो ऐसी हैं, तमिलनाडु और पुदुचेरी, जहाँ पर डिकेडल ग्रोथ में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखने को मिला है, डेकेडल ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ हुआ है। और ये एक थोड़ा सा जनरलाइज पिक्चर से हट के बात है, क्योंकि इन दोनों की जो लिटरेसी है वो अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी है इनका डेकेडल ग्रोथ रेट बड़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन के ऊपर कोई भी थियरी इसीलिए नहीं बनती है, क्योंकि वो कुछ समय में वो झूठी हो जाती है खुद ही अपने आप ही। अब हम कह तो सकते हैं कि जितने लिटरेट पीपल हैं, एवरेज यही होता है कि जितनी लिटरेट स्टेट होंगी वहाँ पर जो है ग्रोथ रेट कम देखने को मिलेगा, बर्थ रेट कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो है ये एक एक्सेप्शनल में आ गया, तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन फैक्टर है, यहाँ पर साइंस नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट साइंस नहीं बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ जो है हम बहुत लंबे समय तक हम इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं एक समय चेंज होता है, फिर कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस बदलते हैं और कुछ अलग ही चेहरा देखने को मिलता है कुछ सालों के बाद। तो ये होता है ह्यूमन फैक्टर के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजर चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय एडोलेसेंट। देखो, अब ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देख लिया क्या होता है, चेंज यानी कि उसके हमने कॉम्पोजिशन देख लिया, जो कंपोनेंट्स थे हमने देखे, 2 कंपोनेंट्स थे, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। उसके बाद हमने 4 फेजेस देख लिए, और 4 फेजेस जो था वो एक एवरेज पिक्चर था भारत की। फिर हमने इसका रीजनली वेरिएशन देखा पॉपुलेशन ग्रोथ का। रीजनली वेरिएशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि सदर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 20 से ज़्यादा नहीं है, जबकि नदर्न जो स्टेट हैं, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पर रिलेटिवली हाई देखने को मिलता है, जिसमें हम स्टेट्स हमारे पास जो हैं बहुत सारी स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात है ना, और यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये स्टेट्स जो है यहाँ पर जो एक एवरेज, पंजाब, हरियाणा, इनमें क्या होता है 20 से 25 का हमको डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेकेडल ग्रोथ रेट अगर 6 पॉपुलस स्टेट्स का, तो वहाँ पर जो है वो 2011 की जो सेंसस है उसमें कम हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है वहाँ पर। कुछ स्टेट्स हैं जैसे जो सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई है वो देखने को मिली है हमको महाराष्ट्र में, और सबसे कम आंध्र प्रदेश में, जबकि हमको कुछ 2 जगह पर हमको इंक्रीज़ भी देखने को मिला डेकेडल ग्रोथ रेट में, तो वो है हमारा तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो ये आप पॉइंट्स हैं बहुत सारे आपके पास। अगर रीजनल वेरिएशन के ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारे पॉइंट अगर डाल देंगे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के बीच में ये कुछ एक टॉपिक दे दिया, लेकिन ये अलग है, इसका क्वेश्चन अलग बनेगा, और ये इसी टॉपिक के बीच में मिक्स करके दे रखा है। तो मेजर चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स इन इंडिया। तो जो हमारे भारत के जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, वो कैसे कैसे चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं। तो एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट अप टू एज ऑफ 10 to 19 ईयर इज़ अबाउट 20.9%। तो देखो, एडोलेसेंट की जो एज है वो 10 से 19 वर्ष अगर मानी जाती है, और उसकी जो हमारे परसेंटेज है वो 20.9% पॉपुलेशन जो है वो एडोलेसेंट्स की है भारत में। तो दिस population having high potential, but at the same time they are quite vulnerable if not
गाइडेड एंड चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली। देखो ये जो पॉपुलेशन है, ये इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, क्योंकि यही पॉपुलेशन जो है हमारा एक किस्म से आगे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, और हर इस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये पॉपुलेशन जो है ये दूसरे अगर तरीके से देखें तो ये वल्नरेबल भी है, यानी कि इनको कोई भी कैसे भी बहला फुसला सकता है, और इनका रास्ता जो है ये कभी भी आवेश में आकर गलत रास्ता चुन सकते हैं। तो इनको एक अच्छा चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके साथ दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। तो इसीलिए इनका पोटेंशियल को हमको अपने देश के, राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो इसके लिए आगे हम देखेंगे कुछ स्टेप्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, और ये आपसे क्वेश्चन पूरा बन के पूछ सकता है अगर कि भाई क्या क्या जो है चैलेंजेस हैं एडोलेसेंट फेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या स्टेप्स लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है 5 मार्क्स में, तो आपसे पूछा भी जा सकता है, और अलग अलग पूछेगा तो 3 मार्क्स में तो पूछ ही सकता है। अब देखते हैं कुछ क्या चैलेंजेस हैं जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, और कि अलग से क्वेश्चन में 3 नंबर में। तो ये जो चैलेंजेस हैं, मैंने सारे चैलेंजेस यहाँ पे लिख दिए हैं। लोअर एज एट मैरिज, तो कई बार क्या होता है एडोलेसेंट्स एज में ही उनकी जो है मैरिज हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी बहुत छोटी सी एज में मिल जाना। इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, मतलब शिक्षा नहीं मिल पाना, अशिक्षित रह जाना, इलिटरेट रह जाना, और अगर और ज़्यादा पर्टिकुलरली देखें तो फीमेल लिटरेसी ज़्यादा होती है, तो फीमेल जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनके साथ ये खतरा ज़्यादा है, ये चैलेंज ज़्यादा है। सोशल ड्रॉप आउट, और कुछ जो है मतलब छोड़ जाते हैं एकदम, सामाजिक जो होता है उससे अलग हो जाते हैं, हट के काम करते हैं, है ना, समाज को, सोसाइटी को छोड़ देते हैं एकदम। तो इस तरह से भी होता है। सोशल कह रहा हूँ मैं आपको, ये स्कूल ड्रॉप आउट है, कई बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते ही वो छोड़ देते हैं, तो सोशल ड्रॉप आउट भी आप कह सकते हो कि भाई कई लोग जो हैं, जब बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी से अलग चलते हैं, मतलब गलत धाराओं में चलना शुरू हो जाते हैं, है ना, कुछ क्राइम करना शुरू कर देते हैं, तो एक किस्म से वो भी क्या है, सोशल ड्रॉप आउट है, तो वो भी आप कह सकते हो। स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा पोषण अच्छा नहीं मिलता है, जितनी कैलोरीज उनको मिलना चाहिए तो वो इनको नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक चैलेंज है। हाई रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ एडोलेसेंट मदर, जो एडोलेसेंट मदर होती हैं उनकी जो मैटरनल जो मॉर्टेलिटी रेट होती है, जो मातृ मृत्यु दर होती है, जो उनकी मदर की जो मोर्टेलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ये भी एक चैलेंज है। हाई रेट ऑफ HIV, एड्स, इस तरह की जो बीमारियां हैं, और ये अगर हो जाएं तो पूरा करियर ख़त्म हो जाता है एडोलेसेंट्स का। तो और फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी एंड रिटायर्डनेस, तो इस समय पर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एंग्जाइटी होती है, और इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी, जो मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, मंदबुद्धि बच्चे कई बार हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ड्रग एब्यूज़, एल्कोहलिज्म, और कई बार बच्चे ड्रग लेना शुरू कर देते हैं और एल्कोहल ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम, तो जो बच्चे होते हैं वो अपराध वृत्ति के होते हैं, कई बच्चे अपराधी होते हैं, मतलब थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं कि वो अपनी ना समझ के कारण अपराध कर बैठते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं एडोलेसेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडोलेसेंट डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए इसको ओवरकम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज इम्पार्ट proper education to adolescents group so that their talents are better channelized and properly utilized। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो ये प्रयास किया है कि इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। अगर इनको एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये अपना जो है करियर बना लेंगे, और इनका एक अच्छा हम करियर को चैनलाइज कर देंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जो है नेशनल यूथ पॉलिसी, ये 2014 में आई थी, तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 इज़ वन सच एग्जाम्पल विच हैज़ बीन डिज़ाइंड टू लुक इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो देखो जो ये हमारा जो यूथ पॉलिसी है ये इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो एडोलेसेंट्स हैं हमारे उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। देखो ऑल अराउंड डेवलपमेंट से यहाँ पर मतलब क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट से मतलब है कि उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, तो सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारा इनका डेवलपमेंट ऑल अराउंड डेवलपमेंट में आएगा। तो उनको हर तरह से उनको फिज़िकली योगा फिट करने के लिए मेंटली मेडिटेशन वगैरह दिया जाए, है ना। सोशल डेवलपमेंट के लिए उनको समाज के नियम कानून समझाए जाएँ, तो इस तरह से उनका
उनका हर तरह से ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जाए। ये हमारा नेशनल जो यूथ पॉलिसी थी उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यूथ का जो है, जो हमारे एडोलेसेंट जो है, उनका अच्छे से विकास हो सके। द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड इन February 2014 proposed a holistic vision फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। देखो जो हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी 2014 की, जो फरवरी में 2014 में आई थी, इसका एक विज़न जो था वो क्या था, होलिस्टिक था। यानी कि वो कंप्लीट लेके चल रही थी, एज ए होल लेके चल रही थी। वो ऐसे नहीं है कि भाई किसी एक ही फैक्टर पे काम कर रही थी, केवल फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर केवल इमोशनल डेवलपमेंट हो। वो एज ए होलिस्टिक लेके चल रही थी यार, कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर बेस्ड था हमारा जो नेशनल यूथ पॉलिसी था। तो ये इसमें क्या था, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रो देम enable India to find its rightful place in the country of in the community of nation। मतलब उनको एक अच्छा, मतलब उनके जो पोटेंशियल है भारत के जो युवा हैं, जो हमारी एडोलेसेंट्स हैं, जो हमारे यूथ एज है, उनके पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करना और उसको इतना अच्छे से यूज़ करना ताकि जो हमारा इंडिया है वो उसको कई अधिकार मिले और बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उनके सामने भारत एक अच्छी स्टेज पे खड़ा हो। क्योंकि देखो किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी यूथ से होती है, उसके खुद के लोगों से होती है। अगर हमारी यूथ जो है या हमारे जो पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, टैलेंटेड होंगे, स्किलफुल होंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस पॉलिसी में डाली गई थी, नेशनल यूथ पॉलिसी में। और ये इसमें देखो अब एक चीज़, एक क्वेश्चन ये अलग से दिया है, नेशनल जो यूथ पॉलिसी हैज़ डिफाइंड यूथ एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर। देखो यूथ को यहाँ पर जो है इस पॉलिसी में 15 से 29 साल की जो एज का जो व्यक्ति है उसको हम यूथ में कहते हैं, इसको युवा में हम कहते हैं, युवा लोगों में हम उसको काउंट करते हैं। तो 15 से 29 की एज भारत में इसको माना गया है, जबकि अगर यूनाइटेड नेशन अगर हम देखें तो वो इसको 15 से 24 मानता है। तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में याद करेंगे इसको, तो 15 से 29 जो है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो भारत ने एक और पॉलिसी बनाई है, आपने सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। 2015 में ये पॉलिसी आई थी और इसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी जितनी भी यूथ है उनको स्किलफुल करना है। देखो कई होते हैं कि कई बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में और मतलब एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कई नहीं होते, तो उनके लिए एक अलग से स्किलफुल बनाया जाए। किसी को जैसे बार्बर का काम सिखा दिया जाए, तो किसी को कंप्यूटर एजुकेशन अच्छे से दे दी जाए। तो इस तरह से उनको स्किलफुल करना है, यानी कि वो कभी भी अपने जीवन में वो अनएम्प्लॉयड मत रहें, है ना। तो उनका जो वर्क पार्टिसिपेशन जो है वो बना रहे देश की इकोनॉमी में। तो इस तरह की पॉलिसी जो है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 2015, मतलब इस तरह की पॉलिसी है, इसमें लोगों को काम दिया जाएगा, उनको स्किलफुल किया जाएगा। तो ये लाई गई थी 2015 में और इसका एक अम्ब्रेला यानी कि एक ही फ्रेमवर्क था, टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री। मतलब हर तरह की जो स्किल एक्टिविटी हो वो कंट्रीज़ में हो, एंड टू अलाइन दिस कॉमन स्टैंडर्ड एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर। और इसको जो है इन सबको एक कॉमन स्टैंडर्ड में बांध दे। यानी कि देखो जो भी जो स्किल वो सीख रहे हैं उसका कॉमन स्टैंडर्ड हो, यानी कि उनका मानक एक ही रहेगा कि सबको ये पूरा चीज़ें सीखनी है, एक कॉमन स्टैंडर्ड हो। और जो स्किल के लोग वहाँ पर होंगे, जहाँ पर जो उनकी डिमांड होगी, जिस स्किल की जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर डिमांड सेंटर में उनको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई लोगों को स्किल इतना स्किलफुल बना दो कि वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर, अपने खुद का कुछ ना कुछ अपना कारोबार शुरू कर दें, वो है ना, कुछ ना कुछ अपना खुद का शुरू कर लें। तो इसलिए ये पॉलिसी आई है 2015 में और इससे बहुत लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और बहुत स्किलफुल भी हुए हैं इस मामले में। तो ये आई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये देखो ये सारा जितना भी स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए, ये एडोलेसेंट्स और यूथ को जो है चैनलाइज करना है, उनको उनके पोटेंशियल का यूज़ करना है और उनको अच्छी जगह पे चैनलाइज करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। देखो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में मैं पहले भी आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज़ अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन जोग्राफी विद ए वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। देखो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है।
इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्या है, ये एक डिस्क्रिप्शन है पॉपुलेशन का, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम पॉपुलेशन जो पीपल है उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं, हम उसको रिलीजन के आधार पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये इस रिलीजन का, ये इस रिलीजन का, ये इस रिलीजन में। उसको हम जो है वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से बांट सकते हैं कि भाई जो है मेन वर्कर्स है, मार्जिनल वर्कर्स है, उसको हम ऑक्यूपेशन के आधार पर बांट सकते हैं कि ये जो है कल्टीवेटर है, ये एग्रीकल्चर लेबरर है, और ये जो है इंडस्ट्रियल लेबर है। तो इस तरह से हम उनको बांट सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमसे एक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स बताता है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो देखो अब इसमें क्या है, इज़ अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन अ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर एक स्पष्ट अलग जो है अपना एक अध्ययन है, एक अलग जो है विचित्र अध्ययन है, विशिष्ट अध्ययन है हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप जब मास्टर्स में जाओगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक अलग बुक रहेगा, तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एक अलग अध्ययन है एक किस्म से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन विद अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज एंड सेक्स, जिसके अंदर किसको हम एनालाइज करते जिसके अंदर हम देखो एनालाइज करते हैं एज और सेक्स को। हमने देखा एज के आधार पर हम बांट सकते हैं कि मतलब जैसे इन्फेंट एज ग्रुप हो सकता है, उसके बाद जो एडोलेसेंट एज ग्रुप हो सकता है, या फिर हम वर्किंग पॉपुलेशन में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम एज ग्रुप में बांटे, हमने पिछली क्लास में बांटा भी था। सेक्स के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, मेल और फीमेल। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर हम बांट सकते हैं अर्बन पीपल्स एंड रूरल पीपल्स। एथनिक करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी बांट सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, लिटरेसी लिटरेट इलिटरेट, ऑक्यूपेशन करेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी एक्टिविटी में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है। तो ये सब क्या है, ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है। यानी कि ये क्या बताता है, ये करेक्टरिस्टिक्स बताता है, करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स का डिस्क्रिप्शन है किस्म से, उसका डिस्क्रिप्शन करता है पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स का। तो इसको हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे इन दिस सेशन। और इसमें हम देखो आज जो ये चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे। जैसे है हमारा रूरल अर्बन करेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज के आधार पर हम देखेंगे, रिलीजन के आधार पर देखेंगे, जो रिलीजन पैटर्न है वो देखेंगे, ऑक्यूपेशन का देखेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन का देखेंगे। तो ये चैप्टर में हम सारा कुछ देखने वाले हैं इन आगे। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करेंगे जो है, देखो अभी ये कुछ ऊपर छूट गया था, मैंने आपको बताया नहीं शायद। इंडिया पॉपुलेशन 2025 प्रोजेक्टेड 1350 मिलियन बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग। देखो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जो रही थी वो मेघालय में रही थी 27.9। आप जो आपकी बुक है उसमें कहीं कुछ करेक्शंस भी हैं। तो जबकि हाईएस्ट जो डेकेडल ग्रोथ रेट रही थी वो 27.9 वो मेघालय में रही थी, जबकि लोएस्ट की अगर हम बात करें तो वो नागालैंड में रही थी। -0.6% डेकेडल ग्रोथ रेट थी, ये नागालैंड की थी। और इसके बाद केरला आता है। हमारी जो NCERT है उसमें केरला का नाम पहले नंबर पे दे रखा है 4.9, लेकिन जो है लोएस्ट जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी वो -0.6 थी। तो ये डाटा ही शायद आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डिस्कस करना था कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम उसमें इसको और आगे डिस्कस करेंगे। Okay, thank you. God bless you all.